नमस्कार दोस्तों। हमने पहले लेक्चर में बात की थी ट्रांसलेशन स्टडीज़ के कुछ एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे, और मैंने आपके साथ बात की थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन डिवाइड ट्रांसलेशन इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन इज़ लिटरेरी एंड नंबर टू इज़ नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशंस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशंस के जो टाइप्स है उनको जानने से पहले हमें लिटरेरी ट्रांसलेशंस और नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में बाकी टाइप्स का क्या रेलिवेंस है। सबसे पहले लिटरेरी ट्रांसलेशन की बात करें। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन हैज़ बिकम very popular. Many individuals and institutions in various parts of the world are engaged in translating classic regional languages into English and vice versa. Vice versa क्या हुआ? ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में देखो, रेत समाधि है, उसको इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया है। कोई इंग्लिश का टेक्स्ट होगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। यानी कि for instance, many good translators are engaged in translating classics in Hindi and into English, and of English classics into Hindi. Similarly, many good works in regional languages have been translated into English. For instance, इसको हम रीट्रांसलेटेड कहेंगे। जैसे कन्नड़ वालों ने नॉवल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, फिर उसको ट्रांसलेट किया पंजाबी फ्रॉम इंग्लिश। अब आप देख सकते हैं, नीडलेस टू से दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इज फार रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल हमारी राइटिंग है, जो ओरिजिनल हमारा राइटिंग, जो जिस राइटर ने लिखा है, वो बिल्कुल दूर हो गया। एक ओरिजिनल राइटिंग से हम कोसों दूर हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है, लिटरेरी ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेटर का कंसर्न होता है वो सेंस के साथ भी रखता है और स्टाइल के साथ भी। उसका मीनिंग जो होता है वो एग्जैक्ट सेंस होती है। जैसा ओरिजिनल वर्क में वो मीनिंग कन्वे करना चाहता है, राइटर कोशिश करता है, ट्रांसलेटर, कि उसको वैसे ही ट्रांसलेट करे, वैसे ही मीनिंग को कन्वे करे। Because decode the motive of the original text and re-encode it in the translated text. सबसे पहले राइटर, जो लिखने वाला होता है, वो इनकोड करता है, ठीक है, ताकि रीडर को वो डिकोड कर सके, रीडर उसको समझ सके। So nothing less than transplantation of experience from one linguistic field to another. So it is more or less a recreation of the original text. हम कहेंगे कि ये रिक्रिएशन ही होती है एक ओरिजिनल टेक्स्ट की। लेकिन क्या होगा, ट्रांसलेटर शुड बी एबल टू डिस्कवर और क्रिएट। अब ट्रांसलेटर का काम है कि जैसा ओरिजिनल टेक्स्ट में जैसी सिमिलर सिचुएशन है, सिमिलर लिंग्विस्टिक्स मोड्स है, एक्सपीरियंस है, सिमिलर इमेजेस है, सिमिलर रिदम है, उनको वैसे का वैसे इन्वेंट करना। ऐसा ना हो कि सिमिलैरिटी जो है वो बिल्कुल इधर की उधर हो गई, जो भाव, जो इमोशंस, जो इमेजरी, जो सिचुएशन थी, वो टोटली अलग फील हो रही है इन अनदर फॉर्म। सो इक्विवेलेंस होना बहुत ज़रूरी है। डोमेन चाहे कोई भी हो, पोइट्री हो, नॉवल हो, आपका चाहे वट एवर। यहाँ पे एक लिटरेरी ट्रांसलेशन के बारे में G.E. वेलवर्थ ने कहा है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द रिक्रिएशन ऑफ अ सिचुएशन और कोहेसिव सिमेंटिक ब्लॉक इन द न्यू लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ कल्चरल सेटिंग ऑफ दैट लैंग्वेजेस। अब उदाहरण के तौर पे समझते हैं, इफ द ट्रांसलेटर इज हिमसेल्फ द क्रिएटर, द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन बिकम रिलेटिवली ईजी। अगर मान के चलो ट्रांसलेटर, मैं ही अपने वर्क का ट्रांसलेटर हूँ, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई लिख रहा हूँ, कोई मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अब फॉर एन एग्जांपल लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, उसने उसको खुद ही ट्रांसलेट भी किया
किया है इंग्लिश में. वन इज स्टक विद द क्वालिटी ऑफ सच ट्रांसलेशन इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल फील, फेलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, नेचुरलनेस, द ईज ऑफ रिदम. वो क्या कर सकता है, उस चीज को इजी टैकल कर सकता है एज कंपेयर टू अदर. लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये काफ़ी फाइनेस्ट एग्जाम्पल है और इजी भी है. हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दाउ, ही विल नॉट सी माई स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. इन्होंने जो लिटरल किया है वो बिल्कुल सेम है. ये वन है किसके, शायद मुझे है पता, पर दूर है एक गांव में है उसका पता. मैं यहाँ रुक सकता हूँ थोड़ी देर निहारने बर्फ से ढकी इस जंगल की मनोहरता. माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. मेरा घोड़ा सोचता होगा विचित्र है मालिक, यहाँ तो बस वन है और जमी हुई है झील. यहाँ दूर तक ना कोई घर है ना तो रुकने की क्या बात है, उसके ऊपर आज वर्ष की सबसे कालिक रात है. This is one of the most remarkable poem of Robert Frost. It is known for its simplicity, economy of thought, thematic depth and resonance. The code of the New England is central to any understanding of this poem. According to this code, the activity of mood on the part of the writer in the poem is inappropriate and perhaps even detestable. So, now any translator will and should keep this fact in mind. Here is a sample of an adequate translated piece of the poem. मतलब कि इस तरह से आपकी जो है वो नरेशन होनी चाहिए, लिटरल, जो हम लिटरल ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे. If one reads the translated piece carefully, for an example, recreating the situation and experience of the original faithfully, we are showing our faithfulness towards the writing. हमें अपनी राइटिंग में एक ईमानदारी भी तो दिखानी है. इक्विवेलेंस ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, वर्ड्स को का सामंजस्य जो है, वो जो वैलेंस है उसको भी बनाए रखना है. द सेम रिदम एंड पैटर्न, द फील ऑफ द टेंशन एंड इन द माइंड ऑफ पर्सोना एंड द सोर्स लैंग्वेज. सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश थी और हमने टारगेट लैंग्वेज बना दी हिंदी. अब जैसा मैसेज इंग्लिश में है वैसा ही हिंदी में होना चाहिए ताकि आपको समझ आए. जैसे लास्ट लाइन है, द वुड्स आर लवली एंड डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. कि ये वन है, सुंदर है, मनमोहक है, पर अभी विराम नहीं है जीवन में. कई वादे हैं अधूरे, तब तक कोई आराम नहीं है. ये तो बस जीवन की एक झांकी है, पर कोसों की यात्रा अभी बाकी है और कोसों की यात्रा अभी बाकी है. मतलब एक मैसेज जो हिंदी में हम इसको जो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज को देख रहे हैं वो एक बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है. सोर्स लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जिस भाषा को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो वो सोर्स लैंग्वेज होती है, और इनटू another language that is called target language. So hopefully कि आप इतनी सी बात को जरूर समझ गए होंगे. It is to kept in mind that it is important for translator to make right selection for his activity. जैसे हमने stopping by woods on a snowy evening may be perhaps not very difficult to translate because of its simple diction and because there is no use of a complex symbols and complex situation. हालांकि डिफ़िकल्ट नहीं थी ये पोएम, शायद थोड़ी आसान थी. इन लिटरेरी ट्रांसलेशन मैनी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कम अनएक्सपेक्टेडली इन द फॉर्म ऑफ पैसेज पोर्शन वर्ड्स विच इक्विवेलेंट टू द टारगेट लैंग्वेज आर नॉट अवेलेबल. यही हम बात करेंगे. एक्चुअली होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज़ को सिम्बॉलिकल, हमारी इमेजरी, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी, हम उनको जब क्या करते हैं ट्रांसलेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है. तो हमें वो चीज़ें समझनी है. अब बात करेंगे नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन की. तभी तो यहाँ पे कहा था कि मे बी दिस पोएम इज इजी टू ट्रांसलेट. सो द नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन इज रिलेटिवली इजियर देन द लिटरेरी वन. इट परटेन्स टू द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स: फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, लॉ.
अब समझते हैं क्या बात हो रही है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन वी आर कंसर्न मोर विद मीनिंग देन विद फॉर्म। हमें मीनिंग्स के ऊपर हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस होता है कि घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। अब हम उसको व्हेन द कैट अवे द माइस विल प्ले, मेरी बात सुनिए, हमें मीनिंग जो है मीनिंग के ऊपर फोकस करना होता है। सो द ट्रांसलेटर फोकस ऑन द वेज ऑफ educate transference of meaning when there is no equivalent idiomatic phrase word is found in the target language. The role of the translate is that of an interpreter. अब आप देखिए, होनहार बीरबान के होत चिकने बात को अगर हम इंग्लिश में एज इट इज़ क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो वो एक वैसा फील नहीं देगा ऑडियंस को जैसा हम हिंदी में जो हमारी सोर्स लैंग्वेज है जैसा फील वो वहाँ पे दे रही है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हम इसको एज इट इज़ अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फॉर आप बात को समझो कैसा वो एक मतलब ट्रांसलेशन होगी। तो हमारा मीनिंग जो कन्वे करने का स्टाइल है, जो हम मीनिंग को, जो फ्रेज को, जो इडियोमेटिक फ्रेज को हम टारगेट, जो लैंग्वेज को हम वो जो अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपना मीनिंग कन्वे करते हैं, वो वैसी ही सेंस के साथ हम उनको क्या करते हैं, मैसेज को इनकोड करते हैं। समझ गए? यहाँ पे नहीं समझे लेकिन फिर भी आई विल ट्राई अगेन कि द रोल ऑफ द ट्रांसलेटर इज दैट ऑफ एन इंटरप्रेटर। वो एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। उसका मकसद है कि जो यहाँ पे इस सोर्स लैंग्वेज में जैसे बात समझाई गई है ऑडियंस को, वैसे ही टारगेट लैंग्वेज में उस लिटरल मीनिंग का जो मीनिंग है वैसा समझाया जाए। He conveys the sense in using plain words or an idiomatic phrase word in the target language which comes close to one's source language. That is why it is said that three things often take place in the process of translation: loss of meaning, addition of meaning and skewing of meaning. अब जैसे खाना परोस दो, ले द टेबल, अगर हम खाना परोस दो, इसके हमारे यहाँ पर कुछ उस तरीके से मीनिंग होता है, ले द टेबल। अब हम जब उसको इंग्लिश में बोलेंगे ले द टेबल, तो जैसे हम इस यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में बात समझ रहे हैं, खाना परोस दो, टारगेट ऑडियंस जो है हमारी, टारगेट जो लैंग्वेज में हम लिखेंगे जिनके लिए, वहाँ पर वो लोग उसी भाषा में समझेंगे। सो मेरा भाग्य जाग पड़ा, फॉर्चून स्माइल्ड एट मी, मेरा सिर चकरा रहा है, आई एम फीलिंग गिडी। ये जो सेंटेंस है ये क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं लिमिटेशन इन ट्रांसलेटिंग वन रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ लोकल इडियम इनटू अनदर। ये हमारे लोकल इडियम्स है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन विच आर बेस्ड ऑन जॉनर्स, देयर आर सम टाइप्स ऑफ नेम्ड, जैसे लिटरल ट्रांसलेशंस हमारे। अब बात करते हैं, फर्स्ट है लिटरल। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, गाड़ी में बिल्कुल भी स्थान नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज नो प्लेस इन द ट्रेन, मैं आज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूडे। या आप मान के चलो एज इट इज, जब आप उसको क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, literal translation. There are many expressions in each language which defy word for word translation. जैसे डॉक्टर ने नब्ज देखी, द डॉक्टर सॉ माई पल्स। ठीक है, हवा का नाम नहीं है, देयर इज नो नेम ऑफ एयर। सो अब जैसे अगर हम इसी को अगर मान के चलो लिटरल को अगर उस तरीके से देखें, देयर इज नो ब्रीथ ऑफ हेयर, द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स। When these expressions are translated literally, they seem absurd. As for instance, कुछ देर के लिए वो बिल्कुल अजीब से लगते हैं, मीनिंगलेस लगते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी, द डॉक्टर सॉ माई पल्स, द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स। वो अब जो डॉक्टर फेल्ट माई पल्स, ये थोड़ा सा अब्सर्ड है। ट्रांसक्रिएशन, when a concept is taken and recreated in another language, it is called transcreation. This kind of translation is not restricted to literature.
It is used even in non-literary texts such as commercial ads to cater to the needs of the international customers. In case of poetry, the only way to convey an alien experience in source language into the target language is by recreating it. So, by modifying necessary words and phrases, keeping in mind not to go very far from the original, the aim of the transcreator is to make sure that the feel of the original language remains intact in the target language. मैंने आपको बात बताई, आपको फ्रेज दिए, आ बैल मुझे मार, हम अब उसको वैसे नहीं कर सकते दैट कम ऑक्स एंड किल मी. हम उस लैंग्वेज में अगर हमने टारगेट लैंग्वेज में उसको ऑडियंस तक पहुंचाना है तो उसका मीनिंग भी कुछ वैसे होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, उसको मीनिंग को ट्रांसक्रिएट करते हैं. ठीक है. सो टोटल पार्शियल ट्रांसलेशन, यहाँ पर ट्रांसलेशन हैज़ बीन क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट, किस हद तक, level and rank. In a total or full translation, every part of the original text is translated, whereas in translation some part of the original text are untranslated for either of the two reasons. The part left are untranslatable. There is the need to provide local color to the target language, word for word, literal. Translation is a rank bound translation which is often considered as bad ट्रांसलेशन. तो ये भी दिक्कत हमेशा रहती है. अब हम बात करेंगे ऑटोमेट ट्रांसलेशन, जिसे मशीन ट्रांसलेशन भी कहते हैं. दाउ स्पेसिफिकली, जैसे आज के दौर में कैट है, जैसे कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन है. आज के दौर में बहुत कुछ मतलब इजी हो गया है. हम दाउ स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, देयर इज़ एन inbuilt mechanism in laptops and on cell phones which helps us in translation. Computer aided translation, CAT tools have become very popular in translating the source language into the target language text. Facebook and Google are providing tools to facilitate dialogue in various languages across the globe. So आज के दौर में ये चीज़ें काफ़ी जो है वो नॉर्मल हो गई है. जैसे आप कोई भी गूगल के थ्रू भी आप कोई लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हो. सो दोस्तों, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन होपफुली कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. और अगर आपको लगे कि ट्रांसलेटर के जो फंक्शंस हैं इसके बारे में भी कुछ जानना है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फॉर एन एग्जांपल, इन इंडिया ही हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, दैट इज़ ऑफ यूनिफाइंग माइंड्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर backgrounds living in a various part of the country. Not only that, he is to help the best authors in our native languages to have their presence on the international map. So he is at par with the creative writers in source language, what he does in the target language. क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? Recognizing limitation in his task and working accordingly. सब चीज़ें लिमिटेशन के हिसाब से देखनी पड़ती है. ensuring his mastery over the source language and target language. अगर कोई ट्रांसलेटर बनना चाहता है तो दोनों लैंग्वेज के ऊपर उसकी मास्टरी होनी चाहिए. Acquiring adequate knowledge of the target language with different culture. अगर आप मान के चलो अपना सोर्स टेक्स्ट जो है, सोर्स लैंग्वेज किसी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपको उसकी जो लैंग्वेज है, वहाँ का जो कल्चर है, उसको भी ध्यान में रखना है. Interacting freely with others to discover equivalent words needed in the target language. ठीक है. डिसाइडिंग रैशनली टू रिटेन अनट्रांसलेटेबल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल इन द टारगेट लैंग्वेज. तो कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप उसको देखो और एनालाइज करो. बाकी आज के लिए इतना ही. आने वाले टाइम में हम दूसरे लेक्चर में आपके लिए और कुछ लेकर आएंगे. तब तक के लिए बने रहे. आपका समय शुभ रहे. और अगले लेक्चर में अप्रोचेस टू ट्रांसलेशन आपके बीच में लेकर आएंगे. धन्यवाद.